हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो इन तीनों के तीनों जो हैं ये इंडियन थे, बट प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा, जो कि रूस के हेल्प से रूस की रॉकेट में गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए पार्ट, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल, धर्म शक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम महिला थी वो थी रीना कौशल धर्मसुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा मीन्स जो जो जिसमें आवाज नहीं था वो फिल्म कौन सी थी, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक और भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो भारत में प्रथम निर्मित मौन फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो इंडिया नाम है वो किस शब्द से लिया गया है? तो भरत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान से और सिंधु शब्द से और अन्य से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सिंधु शब्द से हमारा ये इंडिया शब्द लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, सिंधु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको याद रखेंगे। इसके ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। तो जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कलर फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, सती सुलोचना। तो जो इंडियन प्रथम रंगीन फिल्म थी वो थी किशन कन्हैया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, किशन कन्हैया मूवी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन शोर, लॉर्ड केनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसको याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता है, कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड केनिन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, लॉर्ड केनिन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू और श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद रहता है। भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी एवं अन्य। तो ये सबको मालूम होगा, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कांग्रेस के राज्य में थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, बीएड के एग्जाम में पूछा जाता है, टेट सबके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी और अन्य। तो जो जीवी मावलंकर थे ये वो प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, जीव मावलंकर। इनके बारे में देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी वो थे इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति, और जो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो थे ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मालूम ही होगा, इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सबसे पहले गृह मंत्री कौन से थे? तो इसके ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य। तो जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक गृह मंत्री के साथ साथ भी प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पूछेगा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन से, तो वो भी होगा यही वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आपके सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। तो जो भौतिक विज्ञान में प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे सीवी रमन। सीवी रमन वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था, उसके लिए उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डी अमृत सिंह। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, रामकृष्णन, अन्य। तो जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार पाए थे उस प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है अपना उसमें तीन पट्टियां होती हैं, तो तीनों का क्या अनुपात रहता है? 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1:1। तो जो तीनों पट्टियां होती हैं उनका अनुपात समान होता है, इसे बराबर होता है, इसलिए उनका जो अनुपात होता है वो हो जाएगा आपका A1:1:1, 1:1:1। इसका सी आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज में हमारे 3 रंग होते हैं, सफेद, हरा और केसरिया। जो केसरिया रंग होता है उसका क्या मतलब होता है? ताकत और साहस का, शांति और सत्य का, और विकास और उर्वरता का, और अन्य। तो जो केसरिया रंग होता है वो हमारा ताकत और साहस का प्रतीक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, ताकत और साहस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी चिदम्बरम, डॉक्टर बिमल जलान। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का वो होता है 3:2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी पार्ट, 3:2 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको याद रहता है। देख लेते हैं, तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो अपना मोर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, मोर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है नीम, चंदन, बरगद, अशोक। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि बरगद है कि अशोक है, तो इसको याद रखेंगे हम। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका, आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आपका सी पार्ट, बरगद। बरगद जो होता है राष्ट्रीय पेड़ होता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब और ए एंड बी। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो होता है आपका वंदे मातरम। जो राष्ट्रीय गान होता है वो होता है जनगण मन। तो जो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, हाँ, वंदे मातरम ए पार्ट। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, आम, अनानास, नारियल। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद रहता है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो होता है आपका आम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस स्टेट में होता है? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में और तमिलनाडु में। तो जो सबसे ज़्यादा सौर एनर्जी का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है।
मरुस्थल होता है तो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ सूर्य के प्रकाश ज़्यादा आएगा, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे हम, राजस्थान जो होता है वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। तो पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? भारतीय सिनेमा के कौन से जनक थे? देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर्स ब्रदर्स, अन्य। तो जो भारतीय सिनेमा के, इंडियन सिनेमा के जो सबसे बड़े जनक थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, वो थे दादा साहब फाल्के। इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी पार्ट, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में जब डाक व्यवस्था शुरू हुई उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार और मूलभूत अधिकार। तो जो भारत में है वो आरटीआई आने के बाद, आरटीआई एक्ट आने के बाद 2009 आने के बाद जो भारत में शिक्षा हो गया है, एक मूलभूत अधिकार हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, मूलभूत अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? भारत के कौन से राष्ट्रपति जी जिनका निधन अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, वो तीसरे राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन है संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो तीसरे राष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल के समय में ही इनका निधन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो कावेरी और गोदावरी में लोग कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जो दक्षिण भारत की गंगा है हम गोदावरी नदी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, सी पार्ट, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष भारत में सबसे बड़ा पशु मेला पूरे इंडिया में कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में और सोनपुर में। तो जो प्रतिवर्ष भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो लगता है सोनपुर, जो बिहार में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोनपुर, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बोस्टन ऑफ इंडिया कौन से शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को, बड़ोदरा को, मुंबई को, सूरत को। तो जो बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा अर्थ के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कैसे भी याद रखेंगे, इसको हम याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से हमेशा याद रखता है। जो ग्लोब पर जो होता है, यहाँ बना ग्लोब ऐसे है, मानिए ऐसे ग्रह है, तो जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के किस राज्य से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी पूछता है, और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये भी पूछ लेता है। तो इसका आंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 8। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर तो हो गया 8। अब कौन कौन से राज्य हैं उसको हम याद करने का एक ट्रिक हमने नीचे लिखा है, देखते हैं। ये है ग्लोब आपका, ये जो ग्लोब होता है ये ग्लोब होता है। इसमें हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कैसे क्या होता है। तो जो ग्लोब होता है उसके बीचों बीच एक रेखा होती है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। जो विषुवत रेखा होती है वो पूरे ग्लोब को आप पृथ्वी मान सकते हैं, जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले भाग को साउथ पोल। तो ये जो विषुवत रेखा होता है वो होता है 0 डिग्री ये होता है विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसके जो ऊपर होता है ये होता है आपका 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री ये होता है आपका 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ, और नीचे जो ये लाइन होते हैं वो होता है 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर होता है, उसका ऑप्शन दे देता है, तो उसमें हमको चूज करना रहता है कि 23.5 डिग्री उत्तर की दिशा में। 23.5 डिग्री हम दक्षिण नहीं करेंगे, डिग्री दोनों का सेम रहता है, लेकिन उसका जो कर्क रेखा होता है वो उत्तर दिशा में होता है, जो मकर रेखा होता है दक्षिण दिशा में होता है। तो जो इसको हम देख लेते हैं, ये जो कर्क रेखा है ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको एन बोलते हैं, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा में। और ये जो होता है ये मकर रेखा, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ये है होता है आपका 23.5 डिग्री साउथ। तो इसको याद रखेंगे, 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री रेखा होती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है गोला 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 थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, इसका जो अंश होता है 66.5 डिग्री जो होता है नॉर्थ होता है। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है वो होता है, ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव, ये होता है आर्कटिक ध्रुव होता है। और जो नीचे होता है 66.5 डिग्री साउथ होता है वो होता है अंटार्कटिक ध्रुव होता है। तो इसको याद रखेंगे, ये पूरे ग्लोब का ये डिवाइडेशन है। तो इस पर भी और सारे भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा होती क्या है? कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो पूछता है कि काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, अक्षांश देशांतर, ये दोनों रेखाओं की हम एक को अक्षांश बोलते हैं, एक को देशांतर बोलते हैं। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये जो पश्चिम से क्या है कि यहाँ ग्लोब है अगर हमारा, तो ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो खींची गई रेखाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक रेखाओं, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांशों की कुल संख्या जो होती है 181 होती है, याद रखेंगे हम। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती हैं। और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। जाहिर सी बात है, अगर ये आपका ग्लोब है, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं इनको बोलते हैं हम अक्षांश। तो जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये यहाँ इधर ये आपका विषुवत रेखा, बीच वाली जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से जो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं वो घटती जाती हैं। और जो लास्ट में जो जाती है साउथ या नॉर्थ पोल पर, वहाँ जाकर 0 हो जाती हैं। तो इसको याद रखेंगे, वही कह रहा है कि ध्रुवों की जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है। तो ये पूछता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई पर क्या फर्क पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है। लेकिन हम याद रखेंगे इस टिक से हम डायरेक्ट हम ऐसे ग्लोब बना लेंगे, ये बीच में काट देंगे, बीच में जो होता है भूमध्य रेखा होता है, इसके ऊपर हम देखते खींचते हैं ऐसे, ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरह, इसको बोलते हैं अक्षांश। और जो हम ऊपर बढ़ेंगे या जो भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे तो इनकी लंबाई घटती चली जाती है। इन रेखाओं में 5 प्रमुख रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा, अब इसको हम याद कर लेते हैं अभी से फार्मूला से। देखिए ये आपका बीचों बीच, ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। ऊपर जो होता है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री जो होता है नॉर्थ में, वो होता है आपका कर्क रेखा। और जो नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो आपका हो गया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और 2 रेखाएं और होती हैं, उसको भी हम याद रखेंगे। वो एक होती है आर्कटिक रेखा, जो सबसे लास्ट में होती है 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और जो यहाँ होता है 66.5 डिग्री जो होता है साउथ, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये भी याद रखेंगे हम। अगला पॉइंट है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित रेखा है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थ, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं।
अगला पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नीचे जो मैंने बताया था जो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा होती है उसको हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं। ये पूछता है एग्जाम में कि उत्तरी अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर होता है, उसमें दे देगा 65, 65.5, 66.5, 52 ऐसे। तो हमको याद रखना है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ रहेगी तो वो आर्कटिक रेखा हो जाएगी और 66.5 डिग्री साउथ होगी तो आर्कटिक रेखा हो जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, जो मैंने बताया था वही बोल रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा मकर रेखा, ये आपका ये हो गया ग्लोब, यहाँ कर्क रेखा है मकर रेखा, इनके बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यही क्वेश्चन था हमारा कि कितने राज्यों से, केवल पूछा था कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो हम तो याद रखेंगे इसको कि 8 राज्यों से गुजरती है। आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। और वो कौन कौन से पूछ देता है कि कौन कौन से राज्य चाहे इनमें से कौन सा नहीं है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो याद करने का जो ट्रिक है वो होता है आपका मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इसको याद करने का हम तरीका याद कर लेंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि ये ट्रिक हम हमेशा याद रखेंगे, मैं भी याद रखता हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, तो इसमें क्या होता है मित्र मी से क्या हो जाएगा मिरोजम, मिजोरम, मी से हो जाएगा कोई मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और झार से हो जाएगा कब झारखंड। तो टोटल कितना हो गए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये टोटल 8 हो गए। ये टोटल हमारे 8 स्टेट हो गए जिनसे होकर अपना कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, इसको याद रखेंगे, झार या झारखंड हम कुछ भी रख सकते हैं। मित्र मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मीन्स गुजरात, ग मीन्स गुजरात, र मीन्स क्या होता है राजस्थान होता है, म मीन्स मध्य प्रदेश, छ मन छत्तीसगढ़, झ मने झारखंड। तो इसको याद रखेंगे हम आपको मित्र पर गमछा झाड़। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कब कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी स्टेट की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो याद रखेंगे हम वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं झारखंड की राजधानी रांची, इसको हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 2678 किलोमीटर है। कर्क रेखा की जो सबसे अधिक लंबाई होती है वो मध्य प्रदेश में होती है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई होती है वो होती है राजस्थान में पड़ती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9 पॉइंट है। महानदी भारत में पूछता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी भारत में पश्चिम से बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप भिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान गुजरात से होकर बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी के द्वारा जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सी नदी है इंडिया में जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार उसको क्रॉस करती है, तो वो है माही नदी। याद रखेंगे हम, माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात के रास्ते होते हुए खंबात की खाड़ी के द्वारा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश नदियाँ हमारी जो होती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कुछ पश्चिम की ओर बहती हैं, उसमें माही नदी भी एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो उसको याद रखेंगे, ये फैक्ट है हमारा माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही नदी को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में कर्क रेखा को काटती है। महानदी की कुल लंबाई होती है 576 किलोमीटर, भी पूछ देता है। महानदी की लंबाई है 576 किलोमीटर
और पूछता है कि मकर रेखा भारत के किस राज्य से वो गुजरती है। जो मकर रेखा होती है वो भारत के किसी राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इवन दैट कि वो भारत से भी नहीं गुजरती है, वो भारत के बाहर से गुजरती है, क्योंकि ग्लोब पर भारत ऊपर है, नॉर्थ साइड में पड़ता है। और जो मकर रेखा होता है वो होता है आपका, जैसे ये है आपका, तो ये जो ये भूमध्य रेखा हो गया, ये नीचे जो होता है यहाँ मकर रेखा होती है, ये वो कर्क रेखा। तो इंडिया जो है ना ये इधर स्थित है, तो ये तो मकर रेखा वहाँ क्रॉस ही नहीं करेगा, इसलिए होता है कि मकर रेखा भारत के किसी राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कल का प्रश्न था, कल का मैंने आप क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उसका आंसर बताना आपको, आपने किसी ने बताया नहीं था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उसके ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तरांचल में। तो इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि उत्तरांचल में है कि हिमाचल में है, तो उसकी याद रखेंगे जो फूलों की घाटी है वो है आपका उत्तरांचल में है स्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए डी पार्ट उत्तरांचल। हिमाचल नहीं होता हमारा, उत्तरांचल, क्योंकि उत्तरांचल में बहुत फूलों की घाटी है, इसलिए उसको हम उत्तरांचल, इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने के लिए अगले पार्ट में। तो ये क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ये ग्रह जब अपने कक्ष में जब सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, जब वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है। पेरिजी, अपसौर, उपसौर, अपोजी। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिएगा और देखिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।